हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स देखे थे यूज करने। आज हम लोग थोड़ा सा कंपोनेंट्स को समझते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है और इनको अपने प्रोजेक्ट में हमें कैसे यूज करना है। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम क्लोज करते हैं और देखिए, कंपोनेंट जब भी बनेगा उसमें 4 टाइप की फाइलें होंगी। कंपोनेंट डॉट सी एस एस, कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल, स्पेक्ट्रम डॉट टी एस और कंपोनेंट डॉट टी एस। इसमें से जो हमें अपने एच टी एम एल की कोडिंग करनी है, यानी फ्रंट एंड जो हमारा होगा वो उसकी कोडिंग यहाँ पे होगी, और कुछ डायनेमिक कोडिंग जो होगी वो हमारी कंपोनेंट डॉट टी एस फाइल पे होगी। बाकी इस फाइल को हमें नॉर्मली यूज नहीं करना है। ये CSS की फाइल होती है जिसपे आप CSS लिख सकते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस पे CSS लिखें। वो हम CSS के लिए एक स्पेसिफिक फाइल्स बनाएंगे और वहीं पे सारे प्रोजेक्ट की CSS लिखी जाएंगी। तो जो हमें नॉर्मली यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के किसी भी कंपोनेंट पे, ये और ये। अब कंपोनेंट एक्चुअली में होता क्या है, कंपोनेंट क्या होता है, ये समझना जरूरी है। फ्रेंड्स, कंपोनेंट एक पार्ट होता है पेज का। जैसे अगर हम बात करें एंगुलर में जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं वो फाइनली index.html पे ही चलता है और ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस होते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप बनाएंगे, ऐप के अंदर कंपोनेंट होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, वो सारे केवल इस पेज के एक पार्ट होंगे। उन्हें हमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यहाँ से उठा के इस पेज पे डिस्प्ले कराना होगा। दैट मीन्स कंपोनेंट जो होता है वो एक पार्ट होता है पेज का, जो आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक पीस समझ लीजिए, लाइक आपको एक हेडर बनाना है, तो एक हेडर जो हर जगह यूज होने वाला है, लगभग सारे पेज पे हेडर यूज होगा, फुटर यूज होगा। तो हम अगर हर एक ही पेज पे, मान लीजिए हमारा HTML का पेज है और इस पे हेडर फुटर बनाते रहें और सारे पेजेस पे बनाएंगे तो प्रॉब्लम है, बार बार कोडिंग करनी पड़ेगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें कि एक हेडर कंपोनेंट बना लें, एक फुटर कंपोनेंट बना लें, और चूंकि ये एक पीस ऑफ पेज है, एक पार्ट है, तो उस कंपोनेंट को एज ए हेडर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और फुटर वाले कंपोनेंट को एज ए फुटर यहाँ नीचे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपोनेंट काम करते हैं। वो एक पार्ट हो सकता है पेज का, वो हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रीयूज करेंगे, इसलिए हमें कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट मिलेगा ऐप, बट अब आपको और भी अगर कंपोनेंट बनाने हैं तो देखते हैं। लाइक हम एक और कंपोनेंट बनाते हैं, तो यहाँ टर्मिनल पे आते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे अगर cls कमांड देंगे फ्रेंड्स तो ये क्लियर हो जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे कंपोनेंट जनरेट करने के लिए आप चाहें तो इस तरह से 4 फाइलें जनरेट कर सकते हैं और इनको लिंक कर सकते हैं मॉडल में। अभी हम देखेंगे कैसे क्या होता है, बट एक टफ टास्क होगा ये सब करना। इससे अच्छा यहाँ पे एंगुलर की एक प्री डिफाइंड कमांड होती है ng जनरेट। ये इतना तो फिक्स है, आपको कुछ भी करना है, जनरेट करना है तो आपको ng जनरेट करना पड़ेगा। और क्या जनरेट करने जा रहे हैं, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के लिए c यूज करेंगे। फिर अपने कंपोनेंट का नाम कि हम कौन सा कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया हेडर। हम
एक न्यू कंपोनेंट चाहते हैं हेडर नाम से। अब हम जैसे इसे इंटर करेंगे तो आप देखिएगा ये हमारे लिए 4 फाइल्स क्रिएट किया, header.component.html, header.component.spec.ts and component.ts and component.css, और एक फाइल अपडेट भी की है app.module.ts में, वो भी हम देखेंगे क्या अपडेट हुआ है। दैट मीन्स जैसे ही हमने ये कमांड चलाया तो ये 4 फाइलें यहाँ पे जनरेट हुई, और आप देखिए यहाँ पे हेडर नाम से एक कंपोनेंट भी आ गया है। अगर एक्सपेंड करें हम तो आप देखेंगे कि इसमें भी 4 फाइलें आ जाएंगी, CSS, HTML, spec और .ts। तो जब भी हम कोई भी कंपोनेंट बनाएंगे उसके साथ यहाँ पे 4 फाइलें आती हैं। तो इससे पैनिक नहीं होना है, आप इसको पेज समझ लीजिए। जैसे हम लोग अगर PHP में, .NET में कहीं भी काम करते थे तो एक फाइल लेते थे, 2 फाइल लेते थे, ऐसे ही यहाँ पे जब भी आप एक कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके साथ में 4 फाइलें आएंगी। ठीक है, अब ये हमारा हेडर कंपोनेंट आ गया, और यहाँ पे हम देखें तो लिखा है कि हेडर वर्क्स। इसको थोड़ा सा देते हैं H1, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई हेडर। ओके, अब हमने इसे लिख तो दिया, बट क्या ये हमारे पेज पे आ रहा होगा? देखिए कहीं नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे कॉल नहीं किया, इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं बनाई। ये हमारे प्रोजेक्ट पे है, बट ये तभी वर्क करेगा जब इसको हम कहीं कॉल करेंगे, यूज करना चाहेंगे, उसी टाइम पे ये कंपोनेंट यूजेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कैसे, ये जो हमारा पेज रन कर रहा है, यही पेज तो रन कर रहा है अभी बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे हम चाहते हैं एज ए हेडर ये आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे स्टाइलिंग कर दें ताकि एक डिफ्रेंसिएशन दिखे। बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लेते हैं, चलो ठीक है। इस पे क्यों, इस पे नहीं करना है, हेडर वाली फाइल पे करना था। ये है, अब हमें इस फाइल को अपने app.component.html पे कॉल करना है। तो फ्रेंड्स कोई भी यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो कॉल करने के लिए, अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये कंपोनेंट भी हमारा इस पेज पे क्यों कॉल हो रहा है, ये क्वेश्चन है ना, कि ये कंपोनेंट इस पेज पे क्यों कॉल हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देखें यहाँ पे कोड लिखा है ऐप रूट। अगर ये हटा देंगे तो नहीं कॉल होगा, देखिए ब्लैंक पेज। दैट मीन्स अगर आप समझें तो ये इस पेज से कनेक्टिविटी बना रहा है ऐप रूट से। अगर हम इसकी component.ts फाइल में आए और सेलेक्टर पे जाएं तो सेलेक्टर में देखिए लिखा है ऐप रूट। इस ऐप रूट सेलेक्टर की वजह से ही ये इस पेज पे कनेक्ट हो पा रहा है। इसी तरह अगर हमें हेडर को कहीं कॉल करना है तो हमें उसके सेलेक्टर की आईडी चाहिए। ये एक टाइप की आईडी है, इस पेज की कह लीजिए या इस कंपोनेंट की आईडी है। इसी आईडी से हम किसी भी कंपोनेंट को कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कंपोनेंट की आईडी को निकालते हैं। इसकी आईडी है ऐप डैश हेडर। इसको कॉपी कर लिया। अब हम अपने इस पेज पे आ गए, यहाँ पे ब्रशेज ओपन, ऐप डॉट हेडर क्लोज, सेव। तो अब देखिए आपका ये हेडर यहाँ पे
आ चुका है। तो कैसे हो रहा है? ऐसे जितने भी कंपोनेंट बनेंगे उसकी component.ts फाइल में एक सेलेक्टर होता है जो उस कंपोनेंट की पहचान होता है या आइडेंटिटी होता है। इसी आईडी से आप किसी भी कंपोनेंट को कॉल करेंगे और इस आईडी को जहां भी कॉल करेंगे ये कंपोनेंट लोड हो जाएगा, इसका डेटा वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। आइए एक और हम लोग बनाते हैं फुटर कंपोनेंट। न्यू टर्मिनल ng जनरेट कंपोनेंट और कौन सा? फुटर। तो आप देखिएगा अभी यहाँ पे 4 फाइलें और एक अपडेट होगा। अपडेट भी अभी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फुटर हो गया। अब इसके अंदर भी 4 फाइलें आ गई और इसको भी थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेते हैं लाइक h1 दिस इज माय फुटर। ओके, इसका एक बैकग्राउंड कलर दे दें ताकि ये भी हमें दिखे अच्छे से। स्टाइल बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लें, ये ले लेते हैं। अब क्या अभी भी ये कॉल नहीं होगा, हमारा पेज वैसा ही होगा जैसा था, बट हम यहाँ पे फुटर चाहते हैं तो हमें फुटर की आईडी को उठा के लगाना पड़ेगा। जैसे ऐप फुटर है तो इसको ऐप कंपोनेंट के बॉटम में कॉल कर सकते हैं। ये राउटर आउटलेट को छोड़ दीजिए, इससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, ये हम बाद में समझेंगे। और हमने यहाँ फुटर में रख दिया तो आप देखिए दिस इज माय फुटर भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को लोड कर सकते हैं। ये एक पार्ट ऑफ पेज कह लीजिए, पार्ट होता है आपके प्रोजेक्ट का। इसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम लोड कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। अब एक फाइल की बात थी ना कि ये हर बार एक फाइल अपडेट कर रहा है module.ts में। तो अगर हम मॉड्यूल पे आए तो आप देखिए एक हेडर कंपोनेंट और एक फुटर डॉट कंपोनेंट इंपोर्ट हुआ है। ये पहले नहीं रहा होगा, ये हमने कंपोनेंट बनाए हैं ना तभी आया है। अगर बनाते ही ना तो हेडर कंपोनेंट कहाँ से आ जाता। तो बना है तो अपने आप यहाँ पे आया है और यहाँ पे देखिए हेडर कंपोनेंट डिक्लेयर हुआ और फुटर कंपोनेंट भी डिक्लेयर किया गया। तो दैट मीन्स जब भी हम कोई भी नया कंपोनेंट बनाते हैं तो उसकी फाइल यहाँ जनरेट होती है और उसका रेफरेंस उस मॉडल में डिक्लेयर किया जाता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है अगर आप ng जनरेट कंपोनेंट से, इस कमांड से अगर कोई कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।